हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक एवं शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 का मॉडल पेपर नंबर 4, जो 15 मॉडल पेपर का सीरीज चल रहा है उसी का मॉडल पेपर 4 है। ये विषय है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। CDP से मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ देखेंगे। न्यू पैटर्न के हिसाब से है सारे क्वेश्चन, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से विकास के संबंध में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। विकास के संबंध में सबसे उपयुक्त कथन पूछा है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि का नाम है। विकास एक निश्चित आयु के बाद पूर्णतः रुक जाता है। विकास एक बहुआयामी एवं निरंतर प्रक्रिया है। सभी बच्चों का विकास समान गति से होता है बोल रहे हैं। तो विकास के संबंध में सबसे उपयुक्त कथन है विकास एक बहुआयामी एवं निरंतर प्रक्रिया है। यहाँ पे केवल शारीरिक बोला था तो ये गलत है। एक निश्चित आयु के बाद रुक जाता है तो रुकता नहीं है, निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है। सभी बच्चों का विकास समान गति से होता है बोला, ये भी गलत है। सबकी विकास की अपनी अलग अलग गति होती है। तो सबसे उपयुक्त कथन क्या है, विकास एक बहुआयामी एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्याख्या है, विकास में शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक और भाषाई परिवर्तन शामिल होते हैं। इसकी गति क्या है, सभी बच्चों में समान नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए कथन और कारण का सही विकल्प चुने बोल रहे हैं। कथन क्या है, बाल विकास को समझने के लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का अध्ययन आवश्यक है बोल रहे हैं। सही है, बाल विकास को समझने के लिए क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का अध्ययन आवश्यक है। रीज़न, बच्चे की क्षमताओं का विकास केवल उसके जन्मजात गुणों से निर्धारित होता है। केवल बोल रहे हैं तो केवल जन्मजात गुणों से नहीं होता, वातावरण का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए रीज़न क्या है, गलत है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। विकास पर हेरिडिटी तथा इन्वायरमेंट दोनों का प्रभाव पड़ता है, केवल एक पर नहीं, दोनों पर प्रभाव पड़ता है। केवल जन्मजात गुण बच्चे के विकास को पूरी तरह निर्धारित नहीं करता, इसलिए कारण क्या हुआ यहाँ पे, गलत हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बच्चा यह मानता है कि यदि दो वस्तुओं का आकार अलग है तो उनकी मात्रा भी अलग होगी। बाद में अनुभव के माध्यम से वह समझता है कि आकार बदलने पर भी मात्रा समान रह सकती है। यह परिवर्तन किससे संबंधित है। इसमें क्या समझाना चाह रहे हैं, जैसे दो गिलास हैं, दोनों 300 ml के हैं, तो एक क्या है, लंबा है और एक चौड़ा है बट छोटा दिख रहा है। तो पहले बच्चा क्या समझता था, दोनों में सेम आता है बट वो समझता था कि इसमें कम आएगा और इसमें ज़्यादा, उसी को बोल रहे हैं। बट बाद में अनुभव के माध्यम से वह समझने लगता है कि आकार बदलने पर मात्रा समान रह सकती है। तो इसको, यह परिवर्तन को किससे संबंधित है बोल रहे हैं, केवल रीइंफोर्समेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर ट्रायल एंड एरर। तो क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। व्याख्या देखते हैं, बच्चे की सोच में सकारात्मक परिवर्तन और कंसर्वेशन जैसी अवधारणाओं का क्या होता है, विकास होने लगता है। पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, पियाजे के अनुसार फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की प्रमुख विशेषता क्या है। रिफ्लेक्शन एक्शन, केवल प्रत्यक्ष वस्तुओं पर निर्भरता, अमूर्त एवं परिकल्पनात्मक चिंतन, ऑब्जेक्टिव परमंस। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, अमूर्त एवं परिकल्पनात्मक चिंतन। पियाजे के अनुसार पूछा है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की प्रमुख विशेषता क्या है, अमूर्त एवं परिकल्पनात्मक चिंतन। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बालक अब्स्ट्रैक्ट, हाइपोथेटिकल और क्या करता है, लॉजिकल थिंकिंग करने में सक्षम होने लगता है। ये तीनों पॉइंट को याद रखना है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बालक क्या करने लगता है, एब्स्ट्रैक्ट, हाइपोथेटिकल और लॉजिकल थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बच्चा किसी नई वस्तु को देखकर उसे अपनी पहले से मौजूद श्रेणी में रख देता है बिना उस श्रेणी में कोई परिवर्तन किए। यह किस प्रक्रिया का उदाहरण है।
अकोमोडेशन, असिमिलेशन, स्केप फोल्डिंग, रीइंफोर्समेंट। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, असिमिलेशन। क्या है, एक बच्चा नई वस्तु को देखता है और अपनी पहली से जो मौजूद है उस श्रेणी में उसको रख देता है बिना कोई परिवर्तन किए, स्कीमा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, असिमिलेशन। नई जानकारी को मौजूद स्कीमा में समाहित करना असिमिलेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण के सबसे अधिक अनुकूल है? सीखना सामाजिक वातावरण से स्वतंत्र है, बच्चे केवल परिपक्वता के कारण सीखते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सीखना केवल पुरस्कार से होता है, बोल रहे हैं। तो वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सबसे अधिक अनुकूल बोला है, इसको भी ध्यान में रख के आंसर चूज करना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अंतःक्रिया संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाइगोत्स्की ने सीखने में सोशल इंटरेक्शन और कल्चर कॉन्टेक्स्ट को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक शिक्षक पहले विद्यार्थी को संकेत देता है, फिर उदाहरण देता है और अंत में विद्यार्थी को स्वयं समस्या हल करने देता है। यह किस अवधारणा का सर्वोच्चतम उदाहरण है? पनिशमेंट, स्कैफोल्डिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, समेटिव असेसमेंट। तो किसका उदाहरण है? शिक्षक क्या कर रहा है, पहले विद्यार्थी को संकेत दे रहा है, फिर उदाहरण दे रहा है, उसके बाद लास्ट में क्या बोल रहा है, विद्यार्थी को स्वयं समस्या को हल करने दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, स्कैफोल्डिंग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग में सीखने के दौरान अस्थायी सहायता दी जाती है, पहले सहायता दिया और फिर विद्यार्थी के सक्षम होने पर सहायता धीरे धीरे हटा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाइगोत्स्की के अनुसार जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसके बीच का अंतर है? मानसिक आयु और शारीरिक आयु, आईक्यू और अचीवमेंट, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता और सहायता से कार्य करने की क्षमता, या फिर शिक्षक और विद्यार्थी की आयु। तो क्या है वाइगोत्स्की के अनुसार जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? ये है स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता और सहायता से कार्य करने की क्षमता के बीच का अंतर है। ZPD बच्चे में वर्तमान स्वतंत्र प्रदर्शन और सहायता मिलने पर संभावित प्रदर्शन के बीच का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गार्डनर के अनुसार कोई विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं और व्यवहार को समझने तथा उनके साथ प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम है। यह किस बुद्धि का उदाहरण है? क्या बोल रहे हैं, गार्डनर के अनुसार कोई विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं और व्यवहार को समझने तथा उनके साथ प्रभावी ढंग से क्या कर रहे हैं, कार्य करने में सक्षम है। तो यह किस बुद्धि का उदाहरण है? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस या फिर स्पेशल इंटेलिजेंस। क्या हो जाएगा ये? इंटरपर्सनल। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये क्या है? राइट आंसर है, इंटरपर्सनल होगा, क्योंकि वो दूसरे की भावनाओं और व्यवहार को समझ रहे हैं और कार्य करने में प्रभावी भी है। दूसरों की भावनाओं, उद्देश्यों और व्यवहार को समझने की क्षमता इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो विद्यार्थी अपनी भावनाओं, शक्तियों और कमजोरियों को अच्छी तरह से समझता है उनमें मुख्यतः कौन सी बुद्धि विकसित मानी जाएगी? इंटरपर्सनल, लिंग्विस्टिक, इंट्रापर्सनल या फिर म्यूजिकल? कौन सी मानी जाएगी? इंट्रापर्सनल। ये इंट्रापर्सनल है, इसको याद रखना है। पहले वाला क्या था? इंटरपर्सनल। और इसमें विद्यार्थी क्या करे, अपनी भावनाओं, शक्तियों और कमजोरियों को अच्छी तरह समझ सकता है। जो अपनी आएगा तो इंट्रापर्सनल, और जो दूसरों को समझेगा वो इंटरपर्सनल। स्वयं की भावनाओं, उद्देश्यों, क्षमताओं और सीमाओं को समझना इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी बच्चों की सीखने की गति समान नहीं होती है, बोल रहे हैं। सही है, अलग अलग होती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण में विविधता लाई जानी चाहिए, बोल रहे हैं। सही है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण में क्या करनी चाहिए? विविधता लाई जानी चाहिए।
समानता का अर्थ सभी बच्चों को बिल्कुल एक जैसा शिक्षण देना है बोल रहा है, ये गलत है। जिस बच्चे की क्षमता जैसी होगी, मतलब सब में भिन्नता पाई जाती है, तो उसके अनुसार से उनको शिक्षण दिया जाएगा। अब सबको समान ही देंगे, समझ नहीं पाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये क्या है, रॉन्ग है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल जे और के सही है। समान अवसर का अर्थ सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाना नहीं, बल्कि उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उचित अवसर एवं सहायता देना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक शिक्षक कक्षा में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में विचार व्यक्त करने का अवसर देता है और फिर उन्हें दूसरी भाषा से जोड़ता है। यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? क्या कर रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, समझ में आया? एक शिक्षक कक्षा में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले, अलग अलग भाषा को बोलने वाले विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में विचार व्यक्त करने का अवसर दे रहा है और फिर उन्हें क्या कर रहा है, दूसरी भाषा से जोड़ता है। मातृभाषा को दूसरी भाषा से जोड़ता है। यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है बोल रहा है, तो किस दृष्टिकोण को दर्शाएगा? भाषाई दमन, भाषाई समावेशन, केवल शिक्षक केंद्रित शिक्षण या फिर अनुशासनात्मक शिक्षण? तो ये क्या है, भाषाई समावेशन है। मातृभाषा को दूसरी भाषा से जोड़ रहा है। विद्यार्थी की मातृभाषा और भाषाई अनुभव को सीखने के संसाधन के रूप में प्रयोग करना इंक्लूसिव और मल्टीलिंगुअल अप्रोच का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए बोल रहे हैं। कथन में क्या बोला गया है, शिक्षक को विद्यार्थियों के लिंग के आधार पर अलग अलग अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए बोल रहे हैं, सही है। रीज़न, जेंडर बेस्ड एक्सपेक्टेशन बच्चों के आत्मविश्वास और अवसरों को प्रभावित कर सकता है। मतलब ये गर्ल है तो ऐसे करेगा, ये बॉय है तो ये नहीं कर सकता, ये सब नहीं करना है बोल रहे हैं। इससे बच्चों में क्या होगा, आत्मविश्वास और अवसरों को प्रभावित कर सकता है ये। तो ये दोनों सही हैं। राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। व्याख्या में क्या बोला गया है, लड़के गणित में अच्छे होते हैं या लड़कियां विज्ञान नहीं समझ सकती जैसी धारणाएं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है और सीखने के अवसरों को प्रभावित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा असेसमेंट फॉर लर्निंग का सर्वोच्चतम उदाहरण है बोल रहे हैं। अंतिम परीक्षा के आधार पर प्रमाण पत्र देना, विद्यार्थी की गलती पहचान कर उसी समय फीडबैक देना, केवल रैंक घोषित करना, वार्षिक परिणाम जारी करना। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी की गलती पहचान कर उसी समय फीडबैक देना। ये क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग का सर्वोच्चतम उदाहरण है। असेसमेंट फॉर लर्निंग सीखने के दौरान विद्यार्थी की प्रगति एवं कठिनाइयों की जानकारी लेकर फीडबैक और सुधार के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक शिक्षक पाठ पढ़ाते समय छोटे छोटे प्रश्न पूछकर विद्यार्थियों की समझ जांचता है और उनके उत्तरों के आधार पर आगे की गतिविधियां तय करता है। यह किसका उदाहरण है? टीचर क्या करता है, जब पाठ पढ़ाते रहता है तो छोटे छोटे प्रश्न पूछता है विद्यार्थियों को, तो इससे क्या पता चलता है, उनके उत्तर के आधार पर गतिविधि तय करता है। यह किसका उदाहरण है पूछ रहे हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, सिलेक्शन टेस्ट या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण है। शिक्षण के दौरान समझ की जांच और उसके आधार पर शिक्षणों में बदलाव करना फॉर्मेटिव असेसमेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को रैंक देना, सीखने की विशिष्ट कठिनाइयों की पहचान करना, अंतिम प्रमाण पत्र देना, केवल प्रतिभाशाली बच्चों का चयन करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीखने की विशिष्ट कठिनाइयों की पहचान करना। ये क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट का उद्देश्य है। डायग्नोस्टिक टेस्ट विद्यार्थियों की विशिष्ट कमजोरी या कठिनाई के क्षेत्र की पहचान करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है,
डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद शिक्षक द्वारा विद्यार्थी की विशिष्ट कमजोरी दूर करने के लिए विशेष शिक्षण देना क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद विद्यार्थियों की कमजोरी को जानने के बाद उनको विशेष शिक्षण देना। इनरिचमेंट टीचिंग, रेमेडिकल टीचिंग, समेटिव टीचिंग या फिर एक्सेलरेटेड टेस्टिंग क्या कहलाएगा? रेमेडिकल टीचिंग कहलाएगा। उपचारात्मक, पहले उनकी कमजोरी का पता लगाएं फिर उनको विशेष शिक्षण देना, क्या कहलाता है? रेमेडिकल टीचिंग। कठिनाइयों की पहचान के बाद उसे दूर करने के लिए की जाने वाली विशेष शिक्षण प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेमेडिकल टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 18 है, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बोल रहे हैं सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाना चाहिए, नहीं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य कक्षा से अलग रखना चाहिए, नो। आवश्यकता अनुसार शिक्षण में अनुकूलन करके सभी बच्चों को सीखने का अवसर देना चाहिए, सही है। समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है? आवश्यकता के अनुसार शिक्षण में अनुकूलन करके सभी बच्चों को सीखने का अवसर देना चाहिए। डी में क्या है? केवल सामान्य बच्चों की उपलब्धि पर ध्यान देना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार एडेप्टेशन, अकोमोडेशन और सपोर्ट प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक बच्चा पढ़ने में कठिनाई के कारण बार बार गलतियां करता है, शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसे आलसी घोषित करना चाहिए, पूरी कक्षा के सामने डांटना, कठिनाई के कारण और प्रकृति को समझना, उसे पढ़ने से रोक देना। तो क्या करना चाहिए टीचर को? कठिनाई के कारण और प्रकृति को समझना चाहिए। लर्निंग डिफ़िकल्टी वाले बच्चों को लेबल करने के बजाय शिक्षक को पहले डायग्नोस्टिक अप्रोच अपनाकर कठिनाई की प्रकृति को समझनी चाहिए, फिर क्या करना चाहिए? रेमेडिकल टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 20 है, गिफ्टेड लर्नर्स के लिए निम्न में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त है? केवल अधिक गृह कार्य देना, इनरिचमेंट और उच्च स्तरीय समस्या समाधान गतिविधियां देना, उन्हें हमेशा सामान्य कार्य दोहराने देना, उनकी गति को जानबूझकर धीमा करना। तो क्या करना चाहिए गिफ्टेड लर्नर्स के लिए? इनरिचमेंट और उच्च स्तरीय समस्या समाधान गतिविधियां देना चाहिए। गिफ्टेड लर्नर्स के लिए इनरिचमेंट, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग अधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि कोई बच्चा किसी प्रश्न के कई मौलिक उत्तर प्रस्तुत करता है तो यह मुख्यतः किसका संकेत है? कन्वर्जेंट थिंकिंग का, डाइवर्जेंट थिंकिंग का, रोड लर्निंग का या फिर कंडीशनिंग का? किसका है? किसका संकेत है? डाइवर्जेंट थिंकिंग का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। एक बच्चा क्या कर रहे हैं? एक प्रश्न के कई मौलिक उत्तर प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये किसका संकेत है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। किसी समस्या के अनेक संभावित एवं अलग अलग समाधान प्रस्तुत करना डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाता है, जो क्रिएटिविटी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने वाला शिक्षक व्यवहार है? केवल एक सही उत्तर स्वीकार करना, गलत उत्तर पर तुरंत दंड देना, वैकल्पिक उत्तरों और नए विचारों को प्रोत्साहित करना, केवल पाठ्यपुस्तक की भाषा स्वीकार करना। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, वैकल्पिक उत्तरों और नए विचारों को प्रोत्साहित करना। ये क्या है? क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना है। क्रिएटिविटी के लिए विद्यार्थियों को मौलिक विचार, अनेक समाधान और वैकल्पिक उत्तर प्रस्तुत करने का अवसर आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि किसी विद्यार्थी को पुरस्कार मिलने के बाद किसी व्यवहार को दोहराने की संभावना बढ़ जाती है तो यह किस सिद्धांत से संबंधित है? किस सिद्धांत से संबंधित है? पाउलो का क्लासिकल कंडीशनिंग, स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग, कोहलर का इनसाइड लर्निंग या फिर पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट? क्या है?
स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग में रीइंफोर्समेंट द्वारा व्यवहार की संभावना को बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का उदाहरण है? सही उत्तर पर विद्यार्थी को पुरस्कार देना, गलत उत्तर पर विद्यार्थी को दंड देना, सही व्यवहार करने पर अप्रिय स्थिति को हटा देना बोल रहे हैं, या फिर विद्यार्थी की उपेक्षा करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे निगेटिव रीइंफोर्समेंट का उदाहरण पूछा है, तो सही व्यवहार करने पर अप्रिय स्थिति को हटा देना, ये राइट आंसर है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का अर्थ क्या है? दंड देना नहीं है, इसमें वांछित व्यवहार के बाद कोई अप्रिय स्थिति हटाई जाती है जिससे व्यवहार की संभावना बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग से संबंधित है बोल रहे हैं? रीइंफोर्समेंट द्वारा व्यवहार बढ़ाना, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच संबंध स्थापित होना, या फिर समस्या का अचानक समाधान, सामाजिक सहयोग द्वारा सीखना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? स्टिमुला और रिस्पॉन्स के बीच अंतर स्थापित करना। ये क्या है? पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग से संबंधित है। क्लासिकल कंडीशनिंग में एक स्टिमुलस को दूसरे स्टिमुलस से जोड़कर सीखी हुई प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट के अनुसार पूछा है, संतोषजनक परिणाम वाले व्यवहार के दोहराए जाने की संभावना बढ़ती है बोल रहे हैं। सभी व्यवहार जन्मजात होते हैं, सीखना केवल सामाजिक अंतःक्रिया से होता है, सीखना केवल अंतर्दृष्टि से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट के अनुसार संतोषजनक परिणाम वाले व्यवहार के दोहराए जाने की संभावना बढ़ती है। लॉ ऑफ इफेक्ट के अनुसार जिस व्यवहार के बाद संतोषजनक परिणाम प्राप्त होता है उसे दोहराए जाने की संभावना बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक बच्चा किसी कठिन पहेली को कई प्रयासों के बाद भी हल नहीं कर पाता। अचानक उसे समस्या के तत्वों का संबंध समझ में आता है और वह सही समाधान दे देता है। यह किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? ट्रायल एंड एरर, क्लासिकल कंडीशनिंग, इनसाइड लर्निंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, इनसाइड लर्निंग का। अचानक संबंध समझकर समाधान प्राप्त करना कोहलर का इनसाइड लर्निंग है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बोल रहे हैं। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, पूर्व ज्ञान नए अधिगम को प्रभावित कर सकता है, सही है। पॉजिटिव ट्रांसफ़र नए अधिगम में सहायता करता है, सही है। नेगेटिव ट्रांसफ़र नए अधिगम में बाधा डाल सकता है, ये भी सही है। तीनों सही है इसमें। राइट आंसर क्या है? सभी सही। क्या दिया हुआ है? डी में जे, के और एल, ये क्या है? तीनों सही है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग 3 प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। पूर्व अधिगम नए अधिगम को प्रभावित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। कथन क्या है? सीखने में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सही है। कारण देखते हैं, रुचि और आंतरिक संतुष्टि विद्यार्थी को बिना बाहरी पुरस्कार के भी सीखने के लिए प्रेरित कर सकती है, सही है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन में विद्यार्थी रुचि, आनंद और आंतरिक संतुष्टि के कारण सीखने के लिए प्रेरित होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को समस्या देता है, उनसे प्रश्न पूछने, अनुमान लगाने, विभिन्न तरीकों से जांच करने और अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने को कहता है। यह किस प्रकार के शिक्षण को सबसे अधिक दर्शाता है? रोट लर्निंग, साइंटिफिक इंक्वायरी और कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, केवल लेक्चर मेथड या फिर पनिशमेंट बेस्ड लर्निंग।
तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, साइंटिफिक इंक्वायरी और कंस्ट्रक्टिविस्ट। क्या है ये? कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। व्याख्या देखते हैं। प्रश्न पूछना, अनुमान लगाना, जांच करना, प्रमाण एकत्र करना और निष्कर्ष निकालना, ये क्या है? साइंटिफिक इंक्वायरी के प्रमुख चरण हैं। इसमें विद्यार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है, इसलिए यह कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग से भी जुड़ा है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।